जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने नंबर सिस्टम देख लिया और पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया, जो कि था वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। ठीक है। इसके बाद हम पॉलिनोमियल में आए, जिसे आप कहते हैं बहुपद। बहुपद में हमने दो प्रकार के बहुपद देखे। एक तो द्विघात समीकरण, जिसे आप कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा देखा था क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, त्रिघात समीकरण। हमने ये भी देख लिया था कि इक्वेशन के जीरोज किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का जीरो किसे कहते हैं, या शून्यांक हिंदी में। ठीक। और उसके बाद उनके गुणांक और शून्यांक में क्या जो है रिलेशन होता है आपस में। ठीक, हमने ये सारी चीजें देख ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर। और ये टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3 या चैप्टर नंबर 3। हिंदी इंग्लिश से कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, केवल ट्रांसलेशन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड से घबराइएगा नहीं। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब रैखिक, इक्वेशन का मतलब समीकरण ऑफ टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब चर, जिनका मान बदलता रहे, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। हमने पॉलिनोमियल के केस में देखा था कि अगर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या निकलता था, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और यही इसका रूट कहते थे या इसी को जीरो कहते थे। यहाँ पर ए एंड बी वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जिसे आप बोलते हैं अचर, और एक्स क्या है, वेरिएबल है, जिसे आप कहते हैं चर। तो जिस समीकरण में, समीकरण उसे कहते हैं जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों होते हैं, जिस समीकरण में केवल एक अचर होता है, एक वेरिएबल होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक चर समीकरण। उसे बोलेंगे एक चर समीकरण। और जब दो वेरिएबल हो जाएं, जैसे x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, जब ऐसा है तो यहाँ पर x और y ये दो चर हैं, या ये कहिए दो वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले समीकरण। ठीक, इनकी डिग्री 1 है, मतलब x और y की पावर 1 है, इस वजह से इनको बोलते हैं रैखिक समीकरण। अगर डिग्री 2 होती तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हम आपको पॉलिनोमियल में बता चुके हैं। डिग्री 3 है तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ठीक, अब इनको सॉल्व करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। सॉल्व करने के अलग अलग तरीके कैसे हैं वो जान लीजिए। तो हल करने की विधि, हम दो चर वाले समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो चर वाले समीकरण को हल करने की विधि देख लेते हैं।
इनकी 3 विधियां हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला, ग्राफीय विधि। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। इनको बोलेंगे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंग्लिश वर्ड सभी का ध्यान रखिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो। केवल कुछ ये सब प्रैक्टिस से ही हो जाता है, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगता है। ठीक है, इनको चीज़ों को रटना नहीं है। तो इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आगे आसान होने वाली हैं। और थर्ड, विलोपन विधि। इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज के रूप में सीखना है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, मस्तिष्क की कोशिकाएं फ्री रहनी चाहिए। ठीक है, विलोपन विधि, और इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बारी बारी से हम इन सबको देख लेते हैं। ग्राफी विधि जानने से पहले आपको ये जानना है कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर कोई इक्वेशन दी गई हो, कोई इक्वेशन दी गई हो तो ग्राफ कैसे बनता है, तो पहले ग्राफ का बेसिक जान लेते हैं। कुछ आपको पता होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग से बताएं। ग्राफ में होते हैं दो एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्सिस का मतलब अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई, वाई एक्सिस। ये तो पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है खड़ी हुई, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल। और ये है, इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज। तो इसको कभी कभार बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी को कुछ ऐसे लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई। हमेशा जो पहला नंबर होगा वो एक्स एक्सिस का होगा। ये पॉइंट ये बताता है, देखिए यहाँ पर ये प्लस होता है, ये प्लस, इधर जब ये प्लस है तो इधर ये माइनस होगा, और ये इधर ही प्लस है तो इधर ये क्या होगा, माइनस। अगर मैं इस एक्स यहाँ पर बात करूं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब एक का चौथाई हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब क्या है, चौथाई हिस्सा, 1/4। तो ये पूरा हुआ एक, इसका एक हिस्सा ये वाला, ये चौथा भाग हुआ। ठीक। तो इसको, इसमें देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वहां पर एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए एक्स निगेटिव है, वाई भी निगेटिव, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। ठीक। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, सिंपल सी बात, क्या, अगर मैं पूछूं कि 2 - 3 ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो एक्स पॉजिटिव है, मतलब या तो ये या ये, और वाई क्या है, निगेटिव, ये। तो ये पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा, चतुर्थांश में। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चौथे चतुर्थांश में ये कोऑर्डिनेट पड़ेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। इनको बोलते हैं निर्देशांक, जहां से हमें किसी बिंदु की स्थिति पता चले, या
इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो घबराना नहीं है, यहाँ पर दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज है फार्मूला है, जब हम आपको वो पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस समय हम इस सबको फिर से डिटेल में बताएंगे। लेकिन उसके पहले हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन, इक्वेशन मतलब समीकरण, वो क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप लोगे इस एक्सिस पर, वहां पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। इस पॉइंट को सपोज 1 0 लिखते हैं, इसको 2 0 लिखते हैं, आप इस पॉइंट पर कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए 3 0, एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा 0। इधर लिखेंगे -1 0, -2 0, जो आपकी मर्जी हो लिख लीजिए, -3/2 0, ऐसा करके कुछ भी लिख लीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? y इज इक्वल टू 0। सेकंड, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, y एक्सिस का x इक्वल टू 0। y एक्सिस पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। एक्सिस पर की बात की जा रही है, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे उसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा 0। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल का मतलब हिंदी में कहते हैं समांतर या समानांतर, रेखा का समीकरण होता है y इज इक्वल टू सी। जहां पर c एक कांस्टेंट है। अगर c पॉजिटिव हुआ तो लाइन ऐसे जाएगी, ये है c। इस इक्वेशन को लिखेंगे y इज इक्वल टू सी। अगर y इज इक्वल टू -c है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस लाइन को लिखेंगे y इज इक्वल टू -c। तो x एक्सिस के पैरेलल जो भी समीकरण होगा उसमें y इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। इस इस लाइन में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसमें कौन बदलेगा? x बदलेगा, लेकिन y हमेशा, जो ये लाइन है c, y कोऑर्डिनेट हमेशा c ही रहेगा। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू, x इक्वल टू सी लाइन कैसे बनेगी? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है। अगर c पॉजिटिव है तो इधर बनेगी, अगर c निगेटिव है तो इधर बनेगी। इस लाइन पर क्या होगा? x कोऑर्डिनेट हमेशा c ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? बदलता रहेगा। ठीक, इन चार इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे तो वहाँ पर चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब ये तो हुआ बेसिक बातें। अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दी होंगी। उस इक्वेशन से हमें ये देखना है कि अगर वो, देखिए पहली बात तो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की एक खास बात होती है कि वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें कभी भी स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी कर्व आपको नहीं मिलेगा, कोई भी वक्र आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो जब अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकती है, यहाँ से शुरू हो सकती है, ऐसे चली जाए। ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे भी जा 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 सकती है। इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं। ठीक है, अब हमें जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अगर हमें दो बिंदु पता है, तो रेखा को
दर्शाया या खींचा जा सकता है। लाइन को कहाँ खींचेंगे? ग्राफ पर, जो हमें ग्राफ दिया होगा। नहीं भी दिया होगा तो मैं एक रफ ग्राफ, स्केच ग्राफ खींच लेंगे। ठीक, तो हमें दो बिंदु निकालना है। अब दो बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे? देखिए, अगर लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी तो एक बिंदु ये मिल जाएगा, और लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी तो एक बिंदु ये मिल जाएगा। और अगर हमें दो बिंदु पता चल गए, सबसे आसान यही दो बिंदु होते हैं निकालना। ठीक, अगर हमें दो बिंदु पता चल गए तो हम इक्वेशन क्या कर लेंगे? निकाल सकते हैं। और इक्वेशन निकाल सकते हैं तो हम लाइन भी क्या कर सकते हैं? ड्रा कर सकते हैं। ठीक, चलिए, अब दो बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले, अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि रेखा जिस बिंदु पर रेखा जिस बिंदु पर एक्स एक्सिस को कट करेगी, को काटेगी, वहां पर मैंने आपको बता रखा है कि वहां पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसी को? इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। द लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट सच पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू 0। रेखा जिस बिंदु पर एक्स एक्सिस को कट करेगी वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0। ठीक, इसका उल्टा कर लीजिए यहां पर, कि रेखा y एक्सिस को जिस बिंदु पर कट करेगी वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें कि द लाइन कट्स y एक्सिस इन सच पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू, इन नहीं, एट एट सच पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि लाइन का ग्राफ, एक रफ ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये जान लेते हैं। ऐसा इस वजह से कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास तीन स्थितियां बनेंगी, प्री कंडीशंस, परिस्थितियां लिख लीजिए यहां पर। तीन परिस्थितियां बनेंगी। पहली, या तो लाइन एक दूसरे को कट करेगी। पहली कंडीशन क्या है? कि लाइन एक दूसरे को कट करे। जिस बिंदु पर कट करेगी यही हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, हल होगा। और जब एक ही बिंदु पर कट करेगी तो ये हल यूनिक होगा। यूनिक का मतलब पूरी दुनिया का केवल और केवल एक ही हल होगा, इससे ज्यादा हल नहीं हो सकते, एक से ज्यादा हल नहीं हो सकते। तो यूनिक को हिंदी में कहते हैं अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा ना हो, इकलौता हो वो। ठीक है, तो यूनिक है। तो जब लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी तो उनका हल वो बिंदु होगा जिस बिंदु पर कट करेंगी, और वो हल क्या होगा? यूनिक होगा, अद्वितीय। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? कि दो लाइन एक दूसरे को कट ही ना करें, पैरेलल हो, एक इधर जा रही हो एक ऐसे। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा? कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब समांतर, और अगर समांतर हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा। यहां पर लिख लीजिएगा, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं।
एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नजर आए, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें, कोइंसाइड करें। एक दूसरे के कोइंसाइड की हिंदी क्या होगी, एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर हों, लिख लीजिए। इसकी मीनिंग देख लीजिएगा, मीनिंग मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो पॉइंट एक लाइन के होंगे वही दूसरे लाइन के भी होंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अनंत हल होंगे। अनंत हल क्यों होंगे, क्योंकि लाइन जो है एक से ज्यादा पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही, कट कर रही। यहां पर भी कट कर रही, यहां पर इनफाइनाइट हल है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब हम ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास तीन ही स्थितियां बनेंगी। अगर लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करें तो यूनिक सोल्यूशन। अगर लाइन एक दूसरे के समानांतर हो, पैरेलल हो, तो कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि जब कट ही नहीं करेंगी तो कोई सेटिस्फाई ही नहीं करेगा एक दूसरे को। और थर्ड, दोनों एक ही पॉइंट से, मतलब एक के ऊपर एक हो, ठीक है, कोइंसाइड करें, तो वो एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब अनंत हल है। ठीक, अब जरा हम इसको अपने सिस्टम के थ्रू देख लेते हैं। सिस्टम हमारा क्या कहता है वो जान लेते हैं। इसकी बेसिक बातें तो हमने जान ली। सिस्टम हमारा ये कहता है कि हमारे पास दो समीकरण होंगे। कौन कौन से, ए एक्स, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन कह लीजिए, या माइनस सी वन कर लीजिए, आपकी मर्जी। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी वन वाई इज इक्वल टू माइनस ए वन एक्स प्लस सी वन, लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस ए वन बाई बी वन। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा। अगर आप लोग नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर जब आगे पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि लाइन का इक्वेशन ये होता है, जहाँ पर m है स्लोप। स्लोप मतलब उसका तिरछापन, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, उसी को बोलते हैं m। और m होता है टेन थीटा के इक्वल, जहां पर थीटा होता है एक्स एक्सिस से लिया गया कोण, लेकिन वो कोण राइट मतलब क्लॉकवाइज नहीं होगा, घड़ी की दिशा में नहीं होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है। ठीक, तो अगर लाइन हमारी इस इक्वेशन में है तो इसका m ये है और इसका m ये है। ठीक, अगर दोनों m इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि लाइन समानांतर है, मतलब एक दूसरे के समांतर हैं। और जब एक दूसरे के समांतर हैं तो कभी भी उनके हल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वो एक दूसरे को कभी कट करेंगी ही नहीं, नहीं कट करेंगी ना।
और जब कभी नहीं कट करेंगी तो उनके कोई हल नहीं होंगे। ठीक। अच्छा, अब हम यहां से जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख रहे हैं। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि इफ a1/a2, यहां से भी देख लीजिए, या इनको अगर इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, -a1/b1 इज इक्वल टू -a2/b2। ये और ये कैंसिल, a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लिख सकते हैं। वही चीज वहां पर लिख रहे हैं। इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये सब इक्वल है तो ये हमारा होगा अनंत हल का कंडीशन। अनंत हल का क्या मतलब है कि ये दोनों लाइनें एक ही हैं, जो पहली लाइन है वही दूसरी लाइन है। ठीक, जैसे जैसे आपको ये लिख दिया जाए y इज इक्वल टू 2x+4, और दूसरा इक्वेशन बना दिया जाए, कहा जाए ये 2y इज इक्वल टू 4x+8। ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, ध्यान से देखेंगे तो इनके कभी भी हल होंगे नहीं होंगे। इनका इनफाइनाइट हल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक ही हैं। ठीक। तो अगर ऐसा है तो उसके अनंत हल होंगे। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसके क्या होंगे? अगर ऐसा है a1/b2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसे को अगर ये इक्वल हो गए, मतलब m1 इज इक्वल टू m2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस में समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता। और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये देखना है, ये वाला खाली। तो ऐसी कंडीशन में इसका यूनिक हल होगा। मतलब ये दोनों लाइनें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसका मतलब ये हुआ कि उसका केवल और केवल एक ही हल होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो, किसी कंडीशन में कुछ दिक्कत आ रही हो तो देख लीजिए, उसको पूछ लीजिए। ठीक है, अदरवाइज क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसको आपको याद रखना है। याद सिर्फ एक चीज याद रखिएगा बस, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx+c, अगर ये पैरेलल है तो m1 बराबर m2 होगा। ठीक। तो जहां भी ये इक्वल हो जाए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब पैरेलल है, कोई हल नहीं। जहां पर ये तीनों इक्वल हो जाएं रेशियो में, इसका मतलब कि वो एक ही लाइन है, मतलब अनंत हल है। और जहां पर ये इक्वल ना हो, ये इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उससे मतलब नहीं है, तो क्या होगा, यूनिक हल होगा हमेशा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चंस पर।
क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ये फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरा कह रहा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन है, ठीक। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को ड्रा करूं, हमें ये देखना है कि संगत हैं या नहीं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। पहली बात तो ये जान लीजिए, जो मैंने आपको नहीं बताया, संगत का मतलब ये हुआ, संगत हैं का क्या मतलब है, क्या पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसका सॉल्यूशन मतलब हल अस्तित्व में है या नहीं, मतलब हल किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जिसका हल होगा, उसको बोलते हैं संगत। और जब नो सॉल्यूशन हो जाए तो उसको बोलते हैं असंगत, हिंदी में, ठीक। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इसका वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। आ, हाँ, संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और असंगत को बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट, ये वर्ड है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट, नहीं करेगा तो नो, तो नॉन कंसिस्टेंट। अब देखिए, अगर किसी का हल होगा तो हल होने की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इकलौता हल होगा यूनिक, या इनफाइनाइट हल होंगे। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, आप लोग पूरा लिखिएगा, अनंत हल, ठीक। तो हल अगर है तो दो ही कंडीशन है, यूनिक या इनफाइनाइट, ठीक। तो हम देख लेते हैं कि इसका क्या है प्रोविजन, चलिए। पहले हम इस लाइन को ड्रा कर रहे हैं। कौन सी लाइन को, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सबसे पहला काम मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये लाइन x एक्सिस को कहाँ काटती है और y एक्सिस को कहाँ काटती है। जब अगर आपको दो बिंदु मिल गए तो आप लाइन ड्रा कर लेंगे। तो x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेगी, x एक्सिस कट पॉइंट, x एक्सिस को जिस बिंदु पर, x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, वहां पर y क्या हो जाएगा, 0। और जब y 0 हो जाएगा तो x का मान क्या मिलेगा, 6, 6। सिमिलरली y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वहां पर x इज इक्वल टू 0, तो y क्या मिल जाएगा, 2। मतलब हमें इस लाइन के दो पॉइंट मिल गए, एक मिला 0 का और कामा 2, और दूसरा मिला 6 कामा 0। मतलब ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक। ये लाइन कौन सी है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सिमिलरली आप इसको निकालिए, ये x एक्सिस को कहां पर कट करेगी, जहां पर y 0 हो, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 6। और y एक्सिस को कहां पर कट करेगी, जहां पर x 0 हो, तो x अगर 0 हुआ तो y इज इक्वल टू क्या मिला, -4। यही मिलेगा, यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा -4। तो एक पॉइंट मिला 0 कामा 6 कामा 0, ये वाला। और दूसरा पॉइंट मिला 0 कामा -4, 0 -4 इधर आएगा, y नेगेटिव है, तो आपको ये लाइन मिला। अब आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये इसी बिंदु पर कट कर रहे हैं। जब इसी बिंदु पर कट कर रहे हैं तो इसी बिंदु के निर्देशांक ही आपके हल होंगे। तो इसका हल क्या मिलेगा, x बराबर 6 और y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने बताया कि ये एक बिंदु पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, पूरे सभी एग्जामिनर का, सभी स्टूडेंट का एक ही आंसर आएगा। अब अगर ऐसी बात है तो आप इसको चेक कर लीजिए तुरंत कि हमारा आंसर सही है नहीं।
चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में पुट करेंगे दोनों में। अगर इक्वेशन में पुट करते ही ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। दोनों में चेक करके देखेंगे, एक में नहीं। तो x बराबर 6 यहाँ पर रखिए और y बराबर 0 रखिए। तो 6 + 0 क्या आया, 6। 6 ही इधर लिखा है, इसका मतलब सही है। x बराबर 6, y बराबर 0 यहाँ पर रखिए। तो 6 दूना 12 माइनस 0, 12 माइनस 0 12, 12 इधर लिखा है। आपका आंसर सही है, ये आपका आंसर हो गया। ये तभी आएगा जब आपको लाइन ड्रा करने आती हो। और लाइन ड्रा करने का सबसे सिंपल तरीका है कि लाइन जिन दो बिंदुओं से गुजरती है उसको आप निकाल लीजिए। और दो बिंदु रैंडम हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इजी क्या है कि लाइन को देख लीजिए कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। जैसे ही दो बिंदु मिले, आपका आंसर लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित। अपरिमित मतलब अनेक। ठीक है, अनेक हल हैं। तो चलिए इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या लिखी है, 5x - 8y + 1 = 0, 3x - 24/5y + 3/5 = 0। ठीक, तो देख लीजिए कि ये इक्वेशन, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करती है। तो एक्स एक्सिस का कट पॉइंट निकालिए, वहां पर y बराबर 0 आएगा। तो x की मान आ जाएगी -1/5, 1/5। y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहां पर x = 0 और x = 0 हुआ तो y = क्या मिला, 1/8। तो ये लाइन -1/5 का क्या मतलब हुआ, 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो -0.2, और ये डिवाइड करेंगे तो 0.125। ठीक, तो इसको हम ड्रा किए ले रहे हैं। y एक्सिस 0 और पॉजिटिव, मतलब इधर कहीं। तो ये पॉइंट मान लेते हैं 0.125, एक से भी कम। सपोज एक इधर है और ये y 0 है और x निगेटिव है, कुछ ऐसा। तो ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी, 0.2 माइनस में, और ये है 0। ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी। दूसरी लाइन देख लेते हैं। दूसरी लाइन देखेंगे, ये वाली। तो x एक्सिस का कट पॉइंट क्या हुआ, जहां पर y 0 हो जाए, और y 0 होते ही x की वैल्यू मिलेगी -1/5, मतलब -0.2। और y एक्सिस का क्या मिलेगा, x = 0, तो y = क्या मिला, 1/8, मतलब 0.125। ये दोनों पॉइंट वही हैं जो पहले से लिखे हैं। इसका मतलब कि दूसरी लाइन भी इन्हीं दो पॉइंट से होकर जा रही है। तो जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, मतलब कोइंसिडेंस हो रही हैं। कोइंसिडेंस का इंग्लिश मीनिंग है ये संपाती। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि दोनों रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब कोइंसाइड, इसलिए इसके अपरिमित हल होंगे। वहां पर लिखा है ना कि ज्ञात कीजिए कि कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, या अपरिमित है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसलिए इसके अपरिमित हल हैं। अपरिमित हल का मतलब अनेक हल, अनंत हल, एक से ज्यादा हल। ठीक,
बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस थर्ड एग्जाम्पल को। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, पहले अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन। थर्ड एग्जाम्पल ये कहता है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। ठीक है, फिर उसके आगे लिखा है, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, नग का मतलब कितने नंबर्स खरीदे, तो उसने उत्तर क्या दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। चलो ठीक है। अब उसकी फ्रेंड का दिमाग चकरा रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, लेकिन हमें उससे नहीं ध्यान देना उस पर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है, ये दूसरा हिंट उसने दिया। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। इसका मतलब ये हुआ कि चंपा एक मैथमेटिशियन थी। ठीक, तो चलिए देखते हैं चंपा और उनकी सहेली का क्या कहानी है। कुछ पैंट खरीदे कुछ स्कर्ट खरीदे, तो मान लेते हैं कि एक्स बता रहा है कि कितने पैंट हैं और वाई बता रहा है कि कितने स्कर्ट हैं। अभी तक हमें इक्वेशन बनी बनाई मिल जाती थी, अब हमें इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, जो उसने 2 हिंट दिए हैं। क्या कह रहा है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से, तो स्कर्ट की संख्या है वाई, पैंट की संख्या की 2 गुनी मतलब 2x से 2 कम है तो -2। कम है इस वजह से 2 गुनी से 2 कम कर दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट बना। और सेकंड इक्वेशन क्या है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। ठीक, ऐसा है। अब हमें सॉल्व करना है कि कितने पैंट और कितने शर्ट खरीदे। अभी हम ग्राफी विधि से पढ़ रहे हैं, तो ग्राफी विधि से ही सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो ये हुआ कि इस कंडीशन से जान जाएं कि क्या कहानी चल रही है। ठीक है, तो ये आसान मेथड है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। कि सॉल्व करके बता दें, चलिए बता देते हैं, दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। इस इक्वेशन को हम दूसरी तरीके से लिख रहे हैं, y को उधर ले जा रहे हैं, 2x - y, और 2 को इधर ला रहे हैं, इज इक्वल टू 2। अब इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, y को इधर ले जा रहे हैं, 4 को इधर। ऐसा क्यों किए, ऐसा इस वजह से किए क्योंकि हमने इक्वेशन को इस रूप में पढ़ रखा था और कोई कारण नहीं था ऐसा करने का। अब a1/a2 निकाल लीजिए, मतलब 2/4, और इसको निकाल लीजिए 1/1, और इसको निकाल लीजिए 2/, ये हो गया 1/2, 1/1, 1/, पहली बात तो ये इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी 1/2 1/1 या 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन है। जब ये ऐसी कंडीशन है तो इसके क्या होंगे, यूनिक हल होंगे। और अगर यूनिक हल है, अद्वितीय हल जिसे आप कहते हो, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल होंगे तो सीधी सी बात यह है कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करेंगी। तो देख लेते हैं कहाँ पर कट कर रही हैं, तो इसको ड्रा कर लेते हैं। इस लाइन को ड्रा कीजिए। पहले देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, एक्स एक्सिस को वहां पर कट करेगी जहां पर वाई 0 हो, और वाई 0 होते ही एक्स आपको मिल जाएगा 1। ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, जहां पर एक्स 0 हो, और एक्स 0 होते ही वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा -2। तो पहली वाली लाइन 0 1, 0 1 ये है, और 0 - 2 ये यहाँ पर होगा। ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी। ठीक, -2 का मतलब यहाँ से लेकर के 2 कदम चल लीजिए। ठीक है, 2 खाने,
और 0 1 का मतलब यहाँ से लेकर के एक कदम यहाँ चल लीजिए। ये वाली लाइन के बारे में देखिए, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी? वाई एक्सिस को वहां पर कट करेगी जहां पर x 0 हो, तो y मिल जाएगा -4 के। और x एक्सिस को कहाँ कट करेगी? x एक्सिस को वहां पर कट करेगी जहां पर y है 0, तो x मिल जाएगा 1 के। तो 0 और 1 तो यही पॉइंट है, लेकिन 0 और -4 इधर कहीं है। ये 3 हो गया, ये -4। इसी बिंदु पर जाकर के कट कर रही है। अगर इस बिंदु पर जाकर कट कर रही है तो यही हमारा सोल्यूशन हुआ। ठीक, अगर ये सोल्यूशन हुआ, अगर ये सोल्यूशन हुआ, x इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -2, और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू, ये पॉइंट ही गलत लिखा गया है, ये लिखा जाएगा 1 0, x 1 है y 0। ठीक, अगर ये सोल्यूशन है इसका, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब कि ये इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो रख करके देख लीजिए, x की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ पर रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 0। देखिए रख करके मिल रहा है। यहाँ पर रखिए, यहाँ पर 1 यहाँ पर रखिए, तो y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन हुआ। अब ये सोल्यूशन हुआ तो x क्या था? नंबर ऑफ पॉइंट्स 1, और y कितना है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि चंपा ने दिमाग से काम लिया। उसने तेल में से क्या लाई? वो तेल में से केवल और केवल एक पैंट लाई, और स्कर्ट लाई ही नहीं। और एक पैंट के लिए उसने इतना गणित बताया अपनी सहेलियों को। यही था ना, इतनी कहानी उसने बताई। ठीक, चलिए अब हमारी ये एक्सरसाइज है। जो भी आप सॉल्व कीजिएगा उसको इक्वेशन पर रख करके जरूर देखिएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत। इस एक्सरसाइज में 7 सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, तब तक आप अपने से इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, स्वस्थ रहिए और खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।